वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लासेस है वो है 65 नंबर के लिए। आप बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर क्लासेस लाइएगा, और ये क्लासेस आपके लिए है, ठीक है। 65 नंबर की जो क्लासेस है वो आपके लिए लाई गई है, ठीक है। पहली क्लास है राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम थी सिटी मिशन मैनेजर और सामुदायिक संगठक, इसी के लिए ये क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। पहली क्लास है, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं बहुत बहुत बार बोलता हूँ कि शेयर कीजिएगा, लेकिन आप शेयर करते नहीं हैं, ठीक है। शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए, ठीक है। चले फिर हम अपनी क्लासेस के ऊपर। हाँ, ये जो है सिटी मिशन मैनेजर सामुदायिक संगठक, हाँ कुछ स्टूडेंट्स का कहना रहते हैं कि जो सिलेबस है सर सामुदायिक संगठक के लिए बताइएगा, सर सामुदायिक संगठक के लिए क्वेश्चन बताइएगा। तो एक बात बता दूं कि ये जो दोनों का सिलेबस है वो एक ही है, ठीक है। अब बात करें कि 65 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आने हैं, आपके 15 नंबर के जो कंप्यूटर के आने वाले थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 65 नंबर के आने वाले हैं जो मैंने आपको, जिसके लिए ये क्लासेस है, ठीक है। आगे बात करें कि आपके इसमें से 65 नंबर के जो क्वेश्चन है वो स्वेयर है, ठीक है। आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चले तो आगे है, चलो क्लासेस शुरू करें फिर। चलो ठीक है, चले करें। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्टली क्लास के ऊपर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, गेराल्ड कैडन ने कहा है कि समकालीन समाज में लोक प्रशासन ने जो निर्णायक भूमिका अपनाई है वह कौन सी है, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संस्थान, लोकतंत्र के मूल आधारों को सशक्त बनाना, थर्ड ऑप्शन प्रशासनिक मनोबल को गिराना, मेरी तबीयत खराब है और खांसी भी है और सर्दी जुकाम सब कुछ हो चुकी है मेरे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है प्रशासन में मानव संबंधों को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोकतंत्र के मूल आधारों को सशक्त बनाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप नोट करते चलिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो आपके सामने में ये रहे, भारतीय समाज की चुनौती बनती जा रही है, ठीक है। मतलब कि भारतीय समाज में जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होते जा रही है, ठीक है। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए और समाजवादी समाज के लिए दृढ़ संकल्प होने से लोक प्रशासन की भूमिका इम्पोर्टेंट हो जाती है, मतलब अहम हो जाती है, ठीक है। गेराल्ड कैडन ने अपनी पुस्तक डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि गेराल्ड कैडन की जो बुक का नाम अगर से पूछा जाए आपको तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उनके द्वारा उनकी बुक का नाम है डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। में समकालीन समाज में लोक प्रशासन की भूमिका इस प्रकार प्रतिपादित की है। किस प्रकार से, ये आपके सामने में पॉइंट दिए गए हैं। राज्य व्यवस्था का परीक्षण, स्थायित्व और व्यवस्था का अनुरक्षण, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का संस्थानीकरण, वृहत स्तरीय वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंधन, वृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण। आप नोट करते चलिएगा, नोटबुक लीजिए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। लोकमत का निर्माण, और लास्ट पॉइंट है आपका लोक नीतियों एवं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करना। ये इसके लोक प्रशासन के भूमिका को इस प्रकार से प्रतिपादित करते हैं इन पॉइंटों के रूप में, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। मेरा आपका अगला क्वेश्चन, मूल्य तथ्यात्मक दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के अध्यक्ष के विभिन्न उपागमों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने, अनुभवी और नियामक उपागम, दार्शनिक और ऐतिहासिक उपागम, विधिपरक और व्यवहारिक मूलक नहीं है, मूलक है वो, ठीक है, व्यवहार मूलक है, ठीक है, व्यवहार मूलक उपागम। और फोर्थ ऑप्शन है संरचनात्मक और पारिस्थिति उपागम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब विधिपरक और व्यवहार मूलक उपागम, ठीक है। हम बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो ये रहे आपके सामने में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। लोक प्रशासन के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की व्याख्या इस प्रकार से है, मतलब कि लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए चार उपागम आपके सामने दिए गए हैं। दार्शनिक उपागम, कानूनी उपागम, ऐतिहासिक उपागम, केस पद्धति उपागम।
मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैंने क्लासेस आपके लिए लाया है। बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि सर क्लासेस क्लासेस क्लासेस, और ये मैंने ला लिया। ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, मतलब मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब आपका मैटर है, आपको क्या करना है सब पता है। ठीक है, पिछली वीडियो में देखेंगे और हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, कानूनी उपागम की हम बात करें तो यह उपागम यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे महाद्वीपीय देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। कौन सा कानूनी उपागम, कहाँ पर? फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रशासन राजनीति है क्योंकि उसे लोकहित के प्रति संवेदनशील होना होता है। यह वाक्य है किसका है? ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन, एल उर्वरिक, एक ये एल उर्विक, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है जाम एम पिफनर का, पाल एच एपलबी, और फोर्थ ऑप्शन है एल गुलिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल गुलिक। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपके सामने में रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलआरडी वाइट के अनुसार, नोट करते चलिएगा। ठीक है, एलआरडी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका प्रयोजन लोक नीति के लक्ष्य की पूर्ति करना या फिर उसे लागू करना होता है। ठीक है, एल गुलिक जो मैंने आपको बताया था, एल गुलिक या फिर लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जिसका सरकार से डायरेक्टली संबंध होता है, मुख्यतः इसकी कार्यकारिणी शाखा से। ठीक है, बात करें हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, लोक प्रशासन, सामूहिक क्रिया, जन तथा सामग्री का संगठन और प्रबंधन, क्या ये सही है या नहीं है? ठीक है, सेकंड ऑप्शन विकास प्रशासन, परिवर्तन तथा प्रशासनिक अनुक्रियाशीलता, विवेकशीलता, प्रबंधन, या फिर कार्मिक संबंध। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है तुलनात्मक लोक प्रशासन, भाव सूचक भी अधिकारी बनने की ओर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है नव लोक प्रशासन, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता, परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब तुलनात्मक लोक प्रशासन और भाव सूचक भी अधिकारी बनने की ओर। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, आप शायद पहली फर्स्ट टाइम में से क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपके सामने में। ठीक है, इस वजह से वैसे हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको लगेंगे स्टार्टिंग है, हार्ड लगेंगे। ठीक है, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, टेलर के अनुसार मानसिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में, युद्ध के स्थान पर शांति और विरोध के स्थान पर सहकारिता को प्रतिस्थापित करना। सेकंड है विरोध के स्थान पर सहयोग और दक्षता की युक्ति, और थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया है दक्षता की युक्ति और पीस रेट प्रणाली, और फोर्थ ऑप्शन है युद्ध के स्थान पर शांति की प्रतिष्ठा और पीस रेट प्रणाली। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरोध के स्थान पर सहयोग और दक्षता की युक्ति। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लासेस रेगुलर मिल सके। ठीक है, लाइक कीजिएगा और कम से कम एक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर तो बनता है यार। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अगर से कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बात करें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो ये रहा आपके सामने, टेलर के विचारों का सार या विस्तार वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक एवं सिद्धांतों के अलग अलग वर्णन में नहीं है बल्कि मानसिक धारणा के परिवर्तन में है। ठीक है, तकनीक और सिद्धांतों के अलग अलग वर्णन में नहीं है बल्कि मानसिक धारणा के परिवर्तन में है। ठीक है, जिसे मानसिक क्रांति कहते हैं। मानसिक क्रांति की बात करें तो मानसिक क्रांति कर्मचारी और प्रबंध के एक दूसरे के प्रति, मानसिक क्रांति कर्मचारी और प्रबंध में एक दूसरे के प्रति, ये के नहीं, ये में है। ठीक है, ये में है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं क्या? मानसिक क्रांति, अर्थात प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग एवं मानसिक क्रांति है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, टेलर के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, मनुष्य के संबंध में उसका दृष्टिकोण अत्यंत यांत्रिक था। सेकंड है उसने भय लोभ सिद्धांत का समर्थन किया था। उसने का मतलब है टेलर ने भय और लोभ सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन सा गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वह दक्षता को सर्वाधिक महत्व देता था। कौन? टेलर। वह टेलर मतलब वो नहीं, सिलाई मशीन करने वाला। ठीक है वह कार्य के साथ सृजनात्मक
संबंध का पक्षधर था। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसने भय और लोभ सिद्धांत का समर्थन किया था। मतलब टेलर ने भय और लोभ सिद्धांत का समर्थन किया था। ये जो कथन है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना गलत, ठीक है। तो इसके लिए जो गलत है ये राइट आंसर यही हो जाएगा बी, अर्थात ए, सी और डी इसके मतलब ये ए, सी और जो डी है ये गलत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ये रहे आपके सामने में, टेलर के अनुसार श्रमिक और प्रबंध के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का लगभग समान विभाजन होगा, ठीक है। पूरे समय प्रबंध कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ठीक है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गैंग प्लैंक ये नहीं है, ठीक है, गैंग प्लैंक नहीं है, ये गैंग प्लांक है, ठीक है, गैंग इसको लिख लीजिएगा, गैंग प्लांक है का विचार इनमें से किसकी रचनाओं में मिलता है। और ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन, फायोल, फॉलेट, बर्नार्ड और साइमन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉलेट हो जाएगा, ठीक है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ये रहा आपके सामने गैंग प्लांक, पदसोपान व्यवस्था में निहित दोषों को दूर करने के लिए फयाल नहीं है ये, ठीक है, फयाल है, फयाल ने एक पुल व्यवस्था का निर्माण किया है जिसे हम गैंग प्लांक कहते हैं, ठीक है। इसका जो तात्पर्य है, यह समन्वय लेवल जंपिंग, यह समन्वय की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक विभाग या उपविभाग का कर्मचारी सीधे भी दूसरे उपविभागीय विभाग के कर्मचारियों से संबंध स्थापित कर सकता है, ठीक है। यह पुल व्यवस्था आड़ी टेढ़ी किसी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की और ये रहा आपके सामने, संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत को यांत्रिक सिद्धांत इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है, और इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, वह संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता का स्पष्टीकरण नहीं करता, वह औपचारिक रूप से उद्घाटित संबंध प्रतिमान को प्रतिष्ठित करता है, थर्ड ऑप्शन आपके सामने, वह मानव घटकों को कम महत्व देता है और अभिप्रेरणा को अत्यधिक सरल बना देता है, और फोर्थ ऑप्शन है, वह संगठन को एक बंद प्रणाली मानता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह औपचारिक रूप से उद्घाटित संबंध प्रतिमान को प्रतिष्ठित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, मेयो ने निम्नलिखित में से किन कुशलताओं का प्रसंग प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके लिए चार ऑप्शन है, मानवीय और अंतःक्रियात्मक, सामाजिक और अनुकूलनात्मक, वैज्ञानिक और मानकीय, और तकनीकी और अनुभाविक। तो मेयो के द्वारा कुशलताओं का प्रसंग प्रस्तुत किया गया था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तकनीकी और अनुभाविक, ठीक है। बात करेंगे हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो एल्टन मेयो का कहना था कि यदि हमारी तकनीकी कुशलताओं के साथ साथ सामाजिक कुशलताएं भी अगर से विकसित हो गई होती तो जो सेकंड वर्ल्ड वार है अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध है वो नहीं हुआ होता। किनका कहना है, एल्टन मेयो का, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, पदसोपान सिद्धांत निम्न में से किसके साथ संदर्भित है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने, सिविल कर्मचारियों का उनके वेतनमान के अनुसार वर्गीकरण, और सेकंड ऑप्शन है आपका अधिकार के स्तर के अनुसार कर्तव्यों का अनुक्रमण, थर्ड ऑप्शन है लाइन और स्टाफ अभिकरण के सदस्यों के बीच संबंधों का व्यवस्थीकरण, और फोर्थ ऑप्शन है अधिकार क्रम में विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के बंटवारे करना, ठीक। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिविल कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार वर्गीकरण, ठीक। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो जो पदसोपान का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी शब्द हायरार्की का अर्थ होता है, ठीक है, निम्नतर पर उच्चतर का शासन, मतलब लो लेवल पर हाई लेवल का कंट्रोल। जैसे कि राज्य सरकार है उस पर किसका कंट्रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, के ऊपर नियंत्रण होता है, मतलब निम्नतर पर उच्चतर का।
छोटे पर बड़े का शासन होता है, ठीक है। नियंत्रण या श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है, ठीक है। संगठन में ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों और अधीनस्थों के संबंधों को परस्पर संबंध करने की व्यवस्था को ही पद सोपान कहा जाता है, ठीक। मुने तथा रेले की बात करें हम, तो मुने तथा रेले ने कहा है कि पदसोपान व्यवस्था में एक तरफ तो संगठन की एकरूपता बनी रहती है तथा दूसरी तरफ सत्ता का हस्तांतरण भी होता रहता है। सभी कार्य इनमें उचित माध्यम से होता रहता है। मुने इसे, ठीक है, मुने और रेले के द्वारा कहा गया कथन था ये, ठीक है। मुने इसे पहाड़ियों के एक समान प्राचीन मानता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मुने का कथन है कि पहाड़ियों के समान प्राचीन, ठीक। इसीलिए मुने तथा रेले ने पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पदसोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम किन के द्वारा दिया गया, तो आंसर होगा आपका मुने और रेले के द्वारा, ठीक है। बात करें लास्ट पॉइंट की, हेनरी फेयोल ने इसे सोपानात्मक श्रृंखला भी कहा है, किसे, पदसोपान को, ठीक। और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स सिद्धांत को प्रस्तावित नहीं करता है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन, मनुष्य अपने दायित्व को टालना चाहता है, मनुष्य के काम करने की अंतर्निहित इच्छा होती है, सी है मनुष्य के से जबरदस्ती काम करवाया जाता है, फोर्थ है मनुष्य को दंड का भी देना पड़ता है, दंड का भी नहीं, ठीक है, सॉरी, मनुष्य को दंड देना पड़ता है, ठीक है, इसका ऑप्शन है। और इसके लिए राइट आंसर होगा डी, मनुष्य को दंड भी देना पड़ता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, साइमन के निर्णयन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, निर्णय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कार्य करना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, अंतिम विश्लेषण की स्थिति में निर्णय संश्लिष्ट होते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, प्रशासनिक व्यक्ति की व्याख्या अतिवादी होती है। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने, साधन साध्य संबंध सदैव बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रशासनिक व्यक्ति की व्याख्या अतिवादी होती है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो साइमन का यह विचार है कि निर्णय लेना ही प्रशासन होता है, ठीक है। साइमन के अनुसार निर्णय लेना ही प्रशासन होता है, बहुत उचित प्रतीत होता है, जो कि बहुत उचित प्रतीत होता है। साइमन के शब्दों में हम सहमत हो या फिर ना हो, ठीक है, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि निर्णय ही प्रशासन का हृदय है। ये किनका कथन है, साइमन जी का, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, निर्णय करने के लिए निर्णायक कारकों को पहचानना और उनको नियंत्रित करना आवश्यक होता है, यह विचार किनका है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने में फेयोल, बर्नार्ड, लिकर्ट और साइमन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फेयोल, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, सेटिस्फाइजिंग व्यवहार की संकल्पना निम्न में से किस आर्थिक संकल्पना के निकट आती है, ठीक। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्पादन का अधिकतम होना, सेकंड ऑप्शन है उत्पादन का अनुकूलतम होना, थर्ड ऑप्शन है सर्वोत्तम उत्पादन, और फोर्थ ऑप्शन है प्राप्त उत्पादन की सुगमता। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आप क्लास देख रहे हैं अभी, बस एक लाइक की बटन ही तो दबाना है, ठीक है, लाइक दबा दीजिएगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सर्वोत्तम उत्पादन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत नेतृत्व को कार्य साधक कौशल के रूप में देखता है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने, मानव संबंध सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है क्लासिकी सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन रहा आपका निर्णयन सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 के लिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संबंध सिद्धांत, ठीक है। नेतृत्व को कार्य साधक कौशल के रूप में जो देखता है वो कौन सा सिद्धांत दिखता है, मानव संबंध सिद्धांत, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूल ऑफ लैप्स या फिर सनसेट विधायन और शून्य आधारित बजटन का समान उद्देश्य है। आपको जो इसके वर्ड लग रहे होंगे वो बहुत हेवी और हार्ड लग रहे होंगे, ठीक है, शुद्ध साहित्यिक हिंदी है, ठीक। बात करेंगे हम पहले ऑप्शन की, खर्चे में कमी, सेकंड ऑप्शन विधायी नियंत्रण, थर्ड ऑप्शन है व्यय की पुनरीक्षण और पुनः अधिकृति, और लास्ट ऑप्शन है
भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका विधायी नियंत्रण, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपके सामने। बजट के प्रसंग में गुलिटल, क्या है यहाँ पे, गुलिटल शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन, विनियोग विधेयक के संबंध में, या फिर संचित निधि प्रभार के संबंध में प्रयुक्त होता है कौन सा, गुलिटल शब्द। ठीक है, और ऑप्शन नंबर थर्ड है मतदान मांगों के संबंध में, या फिर वित्त विधेयक के संबंध में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, संचित निधि में प्रभार के संबंध में गुलिटल शब्द का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बजट का अंग नहीं है। ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आगामी वर्ष के लिए प्राकलित आय और व्यय, सेकंड ऑप्शन गत वर्ष के पुनरीक्षित आंकड़े, और थर्ड ऑप्शन है चालू वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा वो होगा गत वर्ष के वास्तविक आंकड़े, अर्थात पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े भारतीय बजट का अंग नहीं है। बाकी ए, बी और सी, ये जो तीनों कथन दिए गए हैं ये भारतीय बजट के अंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करें हमारे क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, भारतीय बजट व्यवस्था में संसद में वित्त विधेयक के पारित होने तक अंतरिम कर वसूली अधिनियम 1931 सरकार को कर वसूल करने की शक्ति प्रदान करता है। कितने दिन की, ठीक है, 50 दिन की अवधि में, 60 दिन की अवधि में, 75 दिन की अवधि में, और 90 दिन की अवधि में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 75 डेज। ठीक है, 75 दिन की अवधि में, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये रहा हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अगर से आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन के कंटेंट्स कैसे लगे, क्वेश्चन कैसे लगे, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे लगे, सब आप मेरी उम्मीद है कि आप नोट करते आ रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा में प्रशासन की आलोचना करने का अवसर नहीं है। ठीक है, हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में कुछ बात भी करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बताने वाले हैं। बात करें हम आगे, ऑप्शन नंबर ए की बजट पर सामान्य बहस, ऑप्शन बी है अनुदान मांगों पर मतदान, राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव, और ऑप्शन नंबर डी है वित्त विधेयक पर बहस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त विधेयक पर बहस। ठीक है, आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे द्वारा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए क्लासेस शुरू कर दी गई है, पहली क्लासेस है ये। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। बात करें हम आगे की ओर, तो ये रहा हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर 9850976896। ठीक है, और यही व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, व्हाट्सअप में जैसे अगर से आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन करने के बाद में आप इस व्हाट्सअप नंबर में स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अभी तक लगभग 28 से 30 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, उन्होंने बोला था निभाया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्लासेस आगे चलना है नहीं चलना है, क्या करना है, ये सब आप ही बताइएगा। ठीक है, क्लासेस बोली गई थी, हमने स्टार्ट कर दिया है, जैसे भी है दीपावली है फिर भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और क्या बताना है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो भी है लाइक शेयर वो तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्लास वीडियो ख़त्म हो गया है। ठीक है, लास्ट क्लास तो ख़त्म हो चुकी है, आप अब क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कीजिए, एक बार लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अब आपका कर्तव्य बच गया है, हमारा कर्तव्य स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।